खानवा का युद्ध मध्यकालीन इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है और इसकी महत्वपूर्ण होने का कारण इसके जो परिणाम और इसके जो प्रभाव थे उस कारण इसकी उपयोगिता और इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। खानवा का युद्ध में राजपूतों की पराजय क्यों हुई और विदेशी शक्ति के रूप में जो बाबर कुछ सेना के साथ में भारत आया था उसकी जीत क्यों हुई, इसका विश्लेषण आज करेंगे। तो राणा सांगा की सेना का जो स्वरूप था वो परंपरागत था, उसमें आधुनिकता का अभाव था। परंपरागत स्वरूप में हम देखें कि राजस्थान के अंदर जो है राजपूताना में उस समय जागीरदारी प्रथा थी और उस जागीरदारी प्रथा के तहत सारे जागीरदार मिलकर के अपनी सेना रखते थे और वो सारी सेना युद्ध काल में एक साथ एकत्रित होकर के उस केंद्रीय सेना का निर्माण करती थी। इस तरह का स्ट्रक्चर जो है हमें वो समय सेना के संगठन का देखने को मिलता है। तो राणा सांगा ने खानवा के युद्ध में भाग लेने के लिए राजस्थान के अनेक नरेशों को, सरदारों को आमंत्रित किया था। इस तरह उसके पास एक लंबी चौड़ी सेना तैयार कर ली थी, लेकिन उसमें एकजुटता का अभाव था, क्योंकि प्रायः ये होता है कि इन सैनिकों का जो निष्ठा होती थी वो सैनिकों की निष्ठा अपने जागीरदार के प्रति, अपने जमींदार के प्रति होती थी। उस केंद्रीय राजा के प्रति उनके निष्ठा का या लगाव का अभाव देखने को मिलता था। ये विभिन्न वंशी राजपूत सैनिक अपने अपने सरदारों के नेतृत्व में आदेश पर ही लड़ना पसंद करते थे। उन पर राणा का प्रत्यक्ष प्रभाव एवं नियंत्रण नहीं होता था। अतः बाबर की अपेक्षा अधिक सैनिक संख्या होने पर भी राणा की सेना अनुशासित ढंग से ये युद्ध नहीं लड़ सकी। वह विशाल सेना एक अव्यवस्थित भीड़ के रूप में रूपांतरित हो गई और वह आसानी से पराजित हो गई। जबकि हम देखें कि बाबर की जो सेना थी वह एक बाबर के अधीन थी और उसका एक केंद्रीय नेतृत्व था, वह एक प्रत्यक्ष रूप से सभी सैनिकों से जुड़ा हुआ था। तो इस तरह से हम देखें कि ये एक सबसे बड़ी जो कमी है उस समय की युद्ध कला में या युद्ध की योजना में हमें देखने को मिलती है। और इसमें एक आवश्यक सुधार जो है वो आवश्यक सुधार भी इस समय राजपूताना में नहीं हुआ था। हाँ, खानवा के बाद जरूर हम देखें कि इससे प्रेरणा प्राप्त करके उस सेना के संगठन को सुनियोजित करने का प्रयास किया गया था। राणा सांगा का सेना में एक रूपता का अभाव और सैन्य संगठन के अंदर एक रूपता नहीं होना, ये एक ऐसा कारण है कि उस एक रूपता के कारण न होने के कारण ही हम आगे जाकर के देखते हैं कि सिलहदी तंवर के रूप में एक विश्वासघात भी हमें देखने को मिलता है। तो ये जो सारा जो एक सैन्य संगठन है उस सैन्य संगठन का एक जो नियोजन है या उसका जो भावनात्मक लगाव है, वो क्रियात्मक और भावनात्मक लगाव जो है वह केंद्रीभूत नहीं हो सकता था। अतः राजपूताना की सेना में, सांगा की सेना में उस केंद्रीभूत सोच का अभाव था कि जिसके तहत एक सैनिक जो है वो युद्ध के अंदर युद्ध करता है। बाबर की सेना में हम देखें कि एक आत्मविश्वास था और सांगा का अति आत्मविश्वास था। इसका कारण ये था कि हम देखें कि किस तरह से सांगा ने बयाना विजय के बाद यदि राणा सांगा तुरंत खानवा में मुगलों पर आक्रमण कर देता तो भयभीत मुगल सैनिक राजपूतों के समक्ष टिक नहीं पाते, क्योंकि इस समय मुगलों की शक्ति का जो सैनिकों का जो मनोबल था वह टूटा हुआ था। वो घबरा भी रहे थे और उन्हें पहली बार मतलब कि इस इतनी बड़ी सेना का, इतने बड़े जुझारू व्यक्तित्व का सामना उनको करना पड़ा था। ओझा ने भी राणा की हार का कारण खानवा के युद्ध के पूर्व उसकी निष्क्रियता को बताया है। बयाना विजय के बाद सीधे मार्ग से सीकरी न जाकर भूसावर में पड़ाव डालकर पड़े रहना राणा की महान भूल थी। इससे बाबर को युद्ध की तैयारी करने का, अपनी सेना का मनोबल ऊंचा करने का अवसर प्राप्त हो गया। उस समय के घटनाक्रम को हम देखें तो किस तरह से लगभग एक महीना बाबर को अपना युद्ध संगठन तैयार करने का पूरा चांस जो था वो सांगा ने दे दिया था। यदि ये पूरा चांस अगर उस समय नहीं दिया जाता, तत्काल आक्रमण हो जाता, तो निश्चित रूप से भारत का इतिहास कुछ अलग ही होता। बाबर की जो युद्ध प्रणाली थी
वो बाबर की युद्ध प्रणाली तुलुगुमा युद्ध प्रणाली थी। यह युद्ध पैदल और घुड़सवारों का युद्ध था। राणा के सैनिक अधिकांश तो पैदल थे, जबकि मुगलों की सेना तेज घोड़ों पर सवार थी। अतः मुगल सेना अधिक सक्रिय थी। इसके अलावा बाबर ने पानीपत की तरह यहां भी तोपों का उपयोग किया था। तोपों से आग बरसाने वाले गोलों का जवाब राजपूतों के तीर नहीं दे सकते थे। तोपों से गोलों की बौछार होने पर राजपूत सेना में भगदड़ मच गई और उनके हाथी भी अपनी सेना को ही रौंदते हुए युद्ध भूमि से भाग खड़े हुए। इस कारण भी राणा सांगा को हार का मुंह देखना पड़ा। देखें कि किस तरह से मतलब कि इस युद्ध के अंदर बारूद का जो उपयोग है, उत्तरी पश्चिमी सीमा पार से आने वाली इन विदेशी जातियों ने बारूद के उपयोग के कारण ही भारत के अंदर अपनी बादशाहत, अपनी साम्राज्य अपना कायम किया था। और युद्ध के अंदर जब राजपूतों की सेना में हाथियों को आगे रखा गया था, तो वे तोपों की गोलों का सामना न करते हुए उल्टा अपनी सेना को ही रौंदते हुए भागने लगे। तो इससे स्वयं के हाथी स्वयं की सेना का नुकसान करने लगे। यह एक टेक्निक जो थी, ये टेक्निक एक आत्मघाती टेक्निक सिद्ध हुई। तो ये जो बाबर की जो तुलुगुमा युद्ध प्रणाली थी, इस तुलुगुमा युद्ध प्रणाली की एक सफलता इस युद्ध का एक बहुत बड़ा कारण मानी जाती है और राजपूतों की पराजय का कारण भी मानी जाती है। बाबर की तुलुगुमा पद्धति के आगे राणा की परंपरागत युद्ध पद्धति नहीं टिक सकी। बाबर की मोर्चाबंदी भी एक किले के रूप में थी। राजपूत दल के रिजर्व जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी, जबकि बाबर ने अपनी सेना के उसकी उचित व्यवस्था कर रखी थी। सांगा व उसके सैनिक इस नई पद्धति से परिचित नहीं थे। उस समय राजपूताना के अंदर रिजर्व फोर्स रखने का या रिजर्व के रूप में सेना बचा करके रखने का कोई भी इस तरह का संगठन की सोच नहीं थी और तुलुगुमा पद्धति में इन सभी चीजों का ध्यान रखा गया था। इसे भी राजपूतों की पराजय का कारण माना जाता है। राणा सांगा का स्वयं युद्ध में उतर आना, जीएन शर्मा के अनुसार राणा सांगा का स्वयं युद्ध में उतर आना भी उसकी हार का एक कारण था। राजपूत नायक सजधज के साथ हाथी पर बैठकर अपनी शौर्य का प्रदर्शन करते थे, अतः यह स्वाभाविक था कि वे शत्रुओं के वार का शीघ्र ही शिकार बन जाते। यही बात राणा सांगा के साथ हुई। बाबर ने अपने को शत्रुओं के सामने नहीं आने दिया तथा रिजर्व में रहकर युद्ध का संचालन करता रहा। इसके विपरीत राणा स्वयं युद्ध में उतर आया। उसने एक तो उसका सेना के पिछले भागों से संबंध टूट गया और दूसरा वह शीघ्र ही घायल हो गया, जिससे राजपूत सेना का जोश और साहस जाता रहा और उनमें भगदड़ मच गई। प्राय यह होता था कि जब राजा घायल हो जाता था तो उस राजा के घायल हो जाने के कारण पूरी सेना का जो मनोबल है, वो उनका जो एक हौसला है, वो हौसला पस्त हो जाता था। और इसी मनोविज्ञान का जो एक फर्क है वो हमें खानवा के युद्ध में देखने को मिलता है कि सांगा के घायल होने के बाद हालांकि राजपूतों की सेना बड़ी ताकत के साथ में लड़ रही थी, लेकिन ये सारा जो दृश्य था वह सांगा के घायल होने के बाद में बदल गया और पूरी सेना का जो मनोबल था वो टूट गया। उन्हें हार जो थी वो बिना लड़े ही हार सामने नजर आने लगी। सिलदी तंवर का विश्वासघात। कर्नल टोड, हरविलास शारदा और कवि राज श्यामलदास आदि इतिहासकारों के अनुसार राणा की हार का कारण रायसेन के शासक सिलदी तंवर का राणा से विश्वासघात करना भी था। उसने बाबर को राणा की सैनिक कमजोरियों का भेद भी दे दिया था, जिसका लाभ उठाकर बाबर विजयी हुआ। परंतु किसी भी मुस्लिम इतिहासकार ने सिलदी से मिलने का वर्णन नहीं किया है। राजस्थानी साधनों पर विश्वास करें तो सिलदी बाबर से मिल गया था, परंतु उनका कहना है कि उसने अपना पक्ष राणा के युद्ध क्षेत्र से चले जाने के बाद बदला था और इस समय तक युद्ध निर्णायक अवस्था में पहुंच चुका था, अतः उसके पक्ष परिवर्तन का युद्ध के परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इस तरह की समीक्षा में हम देखें कि वह उसने अपना पक्ष चाहे बाद में जाकर के बदला हो, लेकिन उस युद्ध में करते हुए जो उसकी जो मनोस्थिति रही होगी, उस मनोस्थिति का आकलन इतिहासकार नहीं कर पाए। उसका आकलन होना आवश्यक है कि जब उसने अंततोगत्वा बाद में जाकर के जो अपना युद्ध का मैदान, अपना जो मालिक बदला, उसमें हम देखें कि अगर वो उसके पहले युद्ध में भी सन्नद्ध था तो वो उसकी सन्नद्धता कितनी उसके मन से जुड़ी हुई होगी, इस तर्क को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। तो कहीं न कहीं हमारा मानना है कि सिलदी तंवर का जो विश्वासघात था वो भी राजपूतों की पराजय का कारण बना। राणा सांगा का इब्राहिम लोदी को सहयोग न देना। राणा सांगा दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी से समझौता
न करना भी उसकी हार का एक कारण माना जाता है। यदि राणा सांगा इब्राहिम लोदी के साथ में सांठगांठ कर लेता तो उसे खानवा के मैदान में हार का मुंह नहीं देखना पड़ता। पहले तो उन दोनों की मित्रता देखकर बाबर दिल्ली आने की हिम्मत ही नहीं करता, और यदि हिम्मत करता तब भी इब्राहिम लोदी से परास्त होना पड़ता। तो ये एक संगठन जो बाबर के आने से पहले इब्राहिम लोदी का और सांगा का जो एक अफगान और राजपूत शक्ति का जो मेल है, वो मेल अगर उस समय हो जाता तो निश्चित रूप से भारत के अंदर विदेशी साम्राज्य की, विदेशी जाति की दास्ता को नहीं भोगना पड़ता, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना नहीं होती। खानवा के युद्ध के परिणाम को लेकर के, उसकी समीक्षा को लेकर के हम देखें कि ये जो सांगा ने ये माना कि जिस तरह से उत्तर पश्चिमी सीमा से तैमूर वगैरह आते रहे, भारत पर आक्रमण करके, लूट करके, धन को लूट करके चले जाते थे, और उनका मानना था कि बाबर भी इसी तरह से आएगा और चला जाएगा। लेकिन ये जो सांगा का जो आकलन था कि बाबर जो है वो एक लुटेरा है, लुटेरा वंशज का व्यक्ति है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाबर का स्वप्न भारत में एक साम्राज्य स्थापित करना था। तो इस तरह से ये जो सांगा का जो बाबर को लेकर के जो आकलन था, वो सही आकलन सांगा के द्वारा नहीं किया गया। ये भी इस युद्ध में उस पराजय का कारण माना जा सकता है। खानवा के युद्ध के तत्कालीन और दूरगामी परिणाम एवं समीक्षा। खानवा के युद्ध के तत्कालीन प्रभाव तो पड़े ही थे, लेकिन इसका महत्व इसलिए और भी बढ़ जाता है कि इसके कई दूरगामी परिणाम जो है वो भारत पर पड़े। सबसे बड़ा दूरगामी परिणाम जो हम देखें वो लगता है कि भारत में विदेशी शासन की स्थापना हो जाना। ये एक बहुत ही बड़ा, ये तत्कालीन कारण भी है और दूरगामी परिणाम भी है। तत्काल भी बाबर का साम्राज्य की स्थापना हुई, और दूरगामी परिणाम ये कि लंबे समय तक बाबर के मतलब कि 7 पुश्तों ने भारत पर अपना राज्य किया। तो ये एक बहुत बड़ा खानवा का युद्ध का परिणाम जो है हमें देखने को मिलता है। पानीपत के प्रथम युद्ध की तरह खानवा का युद्ध भी भारत के इतिहास का एक निर्णायक युद्ध माना जाता है। इस युद्ध के परिणाम भी भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण और दूरगामी हुए। इसका महत्वपूर्ण परिणाम यह था कि इस युद्ध में उत्तरी भारत की सत्ता और नेतृत्व राजपूतों के हाथ से छीन करके अब मुगलों के हाथ में आ गया। बाबर पानीपत की विजय के पश्चात दिल्ली की ओर आगरे का स्वामी बन गया, लेकिन भारत में अपना साम्राज्य स्थापित अभी तक नहीं कर सका था। वह जानता था कि सांगा उसके लक्ष्य प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है। खानवा की विजय ने मुगल साम्राज्यवाद के मार्ग को निष्कंटक बना दिया। इस युद्ध के उपरांत मुगल सम्राट 2 शताब्दी तक हिंदुस्तान पर शासन करते रहे। खानवा युद्ध का असर भारत में बसे अफगानों पर भी पड़ा। वे बिहार में अपने को संगठित करके बाबर को भारत से निकालने का प्रयत्न कर रहे थे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे राणा सांगा से भी सहयोग की आशा कर रहे थे, लेकिन जब खानवा के युद्ध में सांगा की सेना खत्म हो गई, सांगा का हार हो गई, तो अफगानों की भी कमर टूट गई। बाबर समय को पहचानता था, अतः राणा सांगा को हराकर 1529 में उसने अफगानों पर चढ़ाई कर दी। बाबर ने युद्ध में उन्हें परास्त कर दिया। इस तरह से उसने अफगानों को वापस ताकतवर नहीं होने दिया। इस युद्ध के पश्चात बाबर का ध्यान काबुल से हटकर भारत की राजनीति पर केंद्रित हो गया। अब बाबर की सारी गतिविधियों का केंद्र काबुल न रह करके दिल्ली हो गया। वह अपने को भारत का सम्राट समझने लगा। दिल्ली उसकी राजधानी बनी, जो आगे चलकर मुगल राजनीति का केंद्रीय स्थल के रूप में स्थापित रही। इसीलिए विलियम्स लिखते हैं कि इस विजय के उपरांत उसकी शक्ति का आकर्षण केंद्र काबुल से हटकर हिंदुस्तान हो गया। इस पराजय से राजपूतों का वह प्रताप, जिसकी ख्याति कुंभा तथा बाद के सांगा के समय में दूर दूर तक फैल गई थी, एकदम कम हो गई। राजपूतों की शायद ही कोई ऐसी शाखा थी या राज की परिवार से कोई न कोई व्यक्ति इस युद्ध में अवश्य काम आया। मेवाड़ की प्रतिष्ठा व शक्ति के कारण राजपूतों का जो संगठन बना था वो टूट गया। राणा सांगा की यह हार तथा तदंतर उसकी मृत्यु केवल मेवाड़ के लिए नहीं अपितु राजस्थान के लिए भी घातक प्रमाणित हुई। राजपूताना की सदियों पुरानी स्वतंत्रता तथा उसकी प्राचीन हिंदू संस्कृति को सफलतापूर्वक बनाए रख सकने वाला अब यहाँ कोई धनी दोरी नहीं रहा। मुगल साम्राज्य के उदय के साथ साथ
राजस्थान की स्वतंत्रता, राजनीतिक शक्ति, संस्कृति, विद्या, कला, सामाजिक सभी क्षेत्रों में इसका ह्रास होने लगा, पतन होने लगा। राजस्थान के इतिहास में पूर्व आधुनिक काल का प्रारंभ इस निर्णायक युद्ध के बाद माना जाता है। इस संदर्भ में कहा जा सकता है कि इस युद्ध में राजपूत शक्ति को हमेशा के लिए कुचल दिया गया और राजपूतों का नक्षत्र राजनीतिक क्षितिज से अस्त होता चला गया। राजपूतों की वीरता से प्रभावित होकर खानवा का विजेता भी राजस्थान पर पुनः आक्रमण करने का साहस नहीं कर सका। बाबर के उत्तराधिकारी ने खानवा के अनुभव के आधार पर राजपूतों की शक्ति का उपयोग करना अपने लिए लाभप्रद माना। इस युद्ध में राजपूत शक्ति निर्बलवश हो गई, किंतु उनके शक्ति संगठन का साहस समाप्त नहीं हुआ और मेवाड़ अकबर के लिए भी एक समस्या ही बना रहा। इस युद्ध के बाद में जितने भी बाद के मुगल शासक थे, उन्होंने जरूर ये विचार किया कि किस तरह से राजपूतों के सहयोग से भारत के अंदर राज्य किया जाए। तो अकबर की जो राजपूतों के साथ में जो कूटनीति थी, उसका बीजारोपण जो है या उसका जो जन्म है, वो जन्म खानवा के युद्ध में माना जा सकता है कि इस खानवा के युद्ध में उन नए सिद्धांतों का जन्म हो गया था, जिसका पालन आगे जाकर के अकबर ने किया था अपने राज्य को सुदृढ़ और विशाल बनाने के लिए। राणा सांगा का व्यक्तित्व और मूल्यांकन भारतीय इतिहास में सांगा व्यक्तित्व अपना एक विशेष स्थान रखता है। उसके वंश की वीरता पूर्ण परंपराओं का पालन उसने किया, गौरव और उनका उन्नयन भी किया। मेवाड़ के महाराणाओं में सांगा सबसे अधिक प्रतापी शासक हुए। उन्होंने अपने पुरुषार्थ के द्वारा मेवाड़ को उन्नति के शिखर पर पहुंचा दिया। राणा सांगा के अंतिम प्रतिद्वंदी बाबर ने हृदय में भी राणा के लिए पर्याप्त श्रद्धा थी। खुद बाबर ने उनके शौर्य का वर्णन करते हुए बाबरनामा में लिखा है कि राणा सांगा अपनी वीरता तथा तलवार के बल पर बहुत शक्तिशाली हो गया था। मालवा, दिल्ली और गुजरात का कोई अकेला सुल्तान उसे पराजित करने में असमर्थ था। उसके राज्य की वार्षिक आय 10 करोड़ रुपए थी और उसकी सेना में 1 लाख सैनिक थे। सांगा के 3 उत्तराधिकारी अगर वैसे ही योग्य होते तो मुगलों का राज्य भारत में नहीं जम पाता। इस तरह का आकलन जब शत्रु भी करता है, तब उसका व्यक्तित्व में समझ में आता है। उत्तर में दिल्ली के लोधी वंशी सुल्तान संकट उत्पन्न कर रहे थे। दक्षिण पश्चिम में मालवा और गुजरात के स्वतंत्र राज्य हमेशा आक्रामक बने हुए थे। मेवाड़ के आसपास के राजपूत नरेश भी मेवाड़ की आंतरिक अवस्था का फायदा उठाना चाहते थे। राणा की प्रारंभिक कठिनाइयों ने उसे निडर, वीर योद्धा और साहसी बना दिया था। सिंहासन पर बैठते ही राणा ने आधुनिक और आंतरिक विद्रोहों का दमन किया और मेवाड़ में खोए हुए क्षेत्रों को पुनः स्थापित कर अपने साम्राज्य की सीमाओं को बहुत आगे तक बढ़ा दिया। गुजरात और मालवा के मुस्लिम शासकों को भी नहीं, वरन दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को भी पराजित किया। अजमेर तथा चाकसू विजित करने के अलावा रणथंबोर, गागरोन, कालपी और चंदेरी को मेवाड़ राज्य का हिस्सा बनाया। इन विजयों से प्रभावित होकर कई राजपूत नरेशों ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। मेवाड़ के राणा की मैत्री करने से वे गौरव अनुभव करने लगे। यही कारण है कि खानवा के युद्ध में उसके साथ 7 राजा, 9 राव और 104 छोटे सरदार युद्ध में सम्मिलित हुए थे। राणा सांगा सिर्फ विस्तारवादी नीति में ही विश्वास नहीं करता था, अपितु मेवाड़ साम्राज्य को सुरक्षित भी रखना चाहता था। यही कारण था कि उसने मालवा और गुजरात के मुस्लिम शासकों को कई बार पराजित किया, लेकिन उनके राज्य को अपने राज्य में शामिल नहीं किया। उसने दिल्ली के सुल्तानों को परास्त कर जरूर किया, लेकिन दिल्ली पर अधिकार करने के लिए आक्रमण नहीं किया। वह सिर्फ उनकी शक्ति कम करके मेवाड़ राज्य को सुरक्षित रखना चाहते थे। इससे उसकी कामयाबी भी हासिल हुई। मालवा और गुजरात के शासक कभी मेवाड़ राज्य की सीमा में प्रवेश करने का साहस नहीं कर सके। वीर, उदार, कृतज्ञ, बुद्धिमान और न्यायपरायण सांगा का व्यक्तित्व था। अपनी वीरता के कारण ही संघर्ष काल में मेवाड़ का महाराणा बना। यही नहीं, अपनी बुद्धि के जोर से उसने मेवाड़ को सुरक्षित और विस्तृत किया। अपने दुश्मन महमूद खिलजी को कैद करके छोड़ देना और उसका राज्य उसे वापस लौटा देना राणा की राजनीतिक उदारता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। वह एक सच्चा क्षत्रिय था और इसी क्षत्रित्व के कारण उसने क्षमा को भी अपने जीवन में अपनाया था। साथ ही यातायात की कठिनाइयों को देखते हुए दूरगामी प्रदेशों पर लगातार अपना स्थायित्व, अपना अधिकार स्थापित करके रखना भी उस समय की कठिनाई थी। अतः उस दूरदृष्टि का उपयोग भी
सांगा ने किया था। और महमूद खिलजी के साथ में उदारता का व्यवहार किया, तो इसे एक उसकी दूरदृष्टि संपन्न व्यक्तित्व भी माना जा सकता है। उसका दरबार शरणार्थियों के लिए सदा खुला रहता था। उसने जितने भी अमीर सरदार शहजादे यहाँ पर आश्रय लेने के आए उनको सहायता दी। राणा सांगा वीर सेनानायक के साथ साथ उच्च कोटि का राजनीतिज्ञ और दूरदर्शी भी था। मालवा गुजरात के प्रति सांगा की उसकी दूरदर्शिता की नीति हमें देखने को मिलती है। कुछ इतिहासकार सांगा को हिंदू पथ कहकर पुकारते हैं। हिंदुआ सूरज के रूप में राणा को मान्यता मिलती है। हिंदू राज्य स्थापित करने के लिए अपने समकालीन दिल्ली, मालवा, गुजरात, जो इसके अलावा जौनपुर, बंगाल, उड़ीसा आदि मुस्लिम शासकों को पराजित करना आवश्यक था, लेकिन राणा ने उनके विरुद्ध कभी युद्ध करने की नहीं सोची। जिन मुस्लिम शासकों से उसका संघर्ष हुआ भी, तो उसके पीछे सांगा का उद्देश्य मेवाड़ की सुरक्षा था। अतः उन राज्यों को अपने राज्य में मिलाने का उसने कभी कोई प्रयत्न नहीं किया। हिंदू पद की पदवी से अलंकृत करने का एक कारण यह भी था कि गत 300 वर्षों से दिल्ली सुल्तानों के अत्याचारों से हिंदू अपने धर्म और संस्कृति के प्रति निराश हो गए थे। हिंदू धर्म के प्रबल पोषक राणा सांगा ने निराशा के सागर में निमग्न हिंदुओं के दिलों में नई आशा का संचार किया था। लेकिन हिंदू धर्म के प्रबल समर्थक राणा सांगा ने धार्मिक सहिष्णुता को सदैव अपना करके रखा। उसने कभी भी मुसलमानों के धर्म के नाम पर कभी कोई अत्याचार नहीं किया। तो राणा सांगा का जो हिंदू पथ होना है या हिंदुआ सूरज होना है, उसका आधार गैर हिंदुओं के प्रति अत्याचार की नींव पर नहीं खड़ा था। सर्वधर्म संभाव या धार्मिक सहिष्णुता या व्यक्तित्व की उदारता के मायनों के साथ में उसका हिंदुआ सूरज होना या हिंदू पथ होना था, जो कि एक व्यक्तित्व का सबसे बड़ा गुण माना जा सकता है। निस्संदेह राणा अपने समय का एक महान विजेता और साम्राज्य निर्माता था, लेकिन राणा में कुछ कमियां भी निश्चित रूप से थी। उसने समय पर बाबर की शक्ति का सही मूल्यांकन कभी नहीं किया। हमेशा उसने बाबर को एक लुटेरे के रूप में, एक लुटेरा जाति के प्रतिनिधि के रूप में उसको माना, और कभी यह नहीं विश्वास किया कि भारत में साम्राज्य स्थापना भी ये कर सकता है। तो इस तरह का उसका जो आकलन था बाबर को लेकर के, वो आकलन उसका गलत सिद्ध हुआ। और ये आकलन गलत सिद्ध होना ही इतिहास को करवट दे देता है कि खानवा के युद्ध में अगर उसका आकलन सही होता तो निश्चित रूप से वह अफगान शक्तियों के साथ में, इब्राहिम लोदी के साथ में भी, इन सभी शक्तियों के एक साथ मिलकर के वह बाबर का मुकाबला कर सकता था। साथ ही उसे युद्ध की तैयारी का समय भी नहीं देता। 1 महीने तक युद्ध की तैयारी का समय देना, तो ये उसका अति आत्मविश्वास था कि बाबर एक लुटेरा है, उसके पास सेना कम है, मेरे पास सेना ज्यादा है, मैं कभी भी उसे परास्त कर सकता हूं। इस तरह की मनोभूमि जो सांगा की थी, वह बाबर का आकलन न कर पाने के कारण थी। तो ये उसके व्यक्तित्व का एक दोष माना जा सकता है, या उस समय की सबसे बड़ी भूल माना जा सकता है। बाबर ने पानीपत के युद्ध में विजय अपने तोफखाने और बारूद के बल पर हासिल की थी, और सांगा ने इस तरह का कोई भी प्रयास उस समय अपनी सेना को आधुनिक बनाने का नहीं किया था। राणा ने हाड़ा रानी के पुत्र को रणथंबोर जैसे सामाजिक स्थान का जागीरदार बना दिया था। यह भी एक भारी भूल के रूप में देखा जा सकता है। और इसके साथ ही मेवाड़ में साम्राज्य विभाजन का जो मार्ग प्रशस्त किया था, वो सांगा ने किया था। यह मेवाड़ साम्राज्य के लिए आगे जाकर के पतन का कारण भी बनता है। इन त्रुटियों के बावजूद राणा सांगा भारतीय इतिहास में एक महान हिंदू सम्राट के रूप में, स्मृति के रूप में माना जाता है। उसने अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से हिंदू शक्ति को संगठित किया और विदेशियों का सामना करने की क्षमता पैदा की, एक सोच पैदा की कि विदेशियों का सामना करने के लिए एक जो सोच आज हमें देखने को मिलती है, उसका जो बीजारोपण है, उसका जो अंकुरण है, वो सांगा ने किया था। उसने अपने चरित्र के बल पर यह प्रमाणित कर दिया था कि दुनिया में के वैभव के उपयोग के समक्ष स्वदेश रक्षा का महत्व सबसे अधिक है। उसने हिम्मत, मर्दानगी और वीरता के कारणों को अपना करके अपने आप को अमर बनाया। आज भी उसके जीवन के उद्देश्य और आचरण को लेकर के भारतीय जनता के में आदर्श के रूप में उसे माना जाता है। और कालांतर में हम देखते हैं कि जो संघर्ष प्रताप के द्वारा स्वदेश
भूमि के लिए किया गया था, मातृभूमि के लिए किया गया था। तो प्रताप की जो प्रेरणा का जो कारण था, वो प्रताप की प्रेरणा का कारण सांगा की ये पहली सोच रही होगी जब उन्होंने बाबर का विरोध किया था कि किस तरह से विदेशी शक्तियों को भारत में राज करने से या अपने क्षेत्र का अतिक्रमण करने से रोकना है। धन्यवाद।